So, first of all, good morning to my dear students, respected parents and the honorable teachers. सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ पर आने के लिए दिल से स्वागत करता हूँ इस नए सेशन की शुरुआत में। पिछले 2 सालों से जो हम लगातार यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं, उन सभी के हों 11th के हों, सभी बच्चे जो होंगे बहुत रिस्पेक्टेड हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमारा टीचिंग का तरीका है, जो चीज़ें भी हैं, हालांकि देखो एक से एक बढ़कर के टीचर्स जो है तो हर जगह पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन वही बात है कि
कुछ बच्चे हैं जिस तरीके से उनको टीचिंग मेथड जो है पसंद आ रहा होता है, सारी चीज़ें वो साथ लेकर के हम चल रहे हैं, जिस तरीके से हमने और बच्चों ने एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखा बनाया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि देखो हमारा गांव का एनवायरनमेंट है, जिस तरीके से हम इसको बनाना चाहेंगे वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छा बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। आसपास का मैंने देखा है कि मेरे ताऊ जी रहे हैं और सभी के सभी जो गांव में आसपास रहे हैं, सभी का एक अच्छा सहयोग रहा है कि इस जगह के अंदर हम ये सब चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हैं, ताकि यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है बहुत अच्छा बन करके रह सके, इन सभी बच्चों के साथ में मिलजुल करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला था और ये मैं ध्यान भी था मेरे को, तो अभी मैं इस चीज़ के ऊपर ही आया हूँ। इंपॉर्टेंट यही है कि देखो जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर अप करवाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो इनके कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बता चुका हूँ कि फिजिक्स का होगी, केमिस्ट्री होगी और अपने मैथ्स के लिए ये सभी सब्जेक्ट्स का जो स्कूल में काम जो जितना भी काम हो रहा होता है वो तो साथ में चलता ही चलता है, उसके साथ में जो है इनको डीप अंडरस्टैंडिंग, ताकि आने वाले JEE या नीट जैसे एग्जाम्स होते हैं उनको करेक्ट करने में इनकी हेल्प हो सके। जैसे कि 9th और 10th क्लासेज के जो बच्चे हैं अभी यहाँ पर, तो 9th और 10th क्लासेज के अंदर जो फाउंडेशन चीज़ें होती हैं उनके कोर सब्जेक्ट को लेकर के उनको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए। स्कूल की जो बुक्स होती हैं, देखो बुक्स से उसी के पैटर्न के ऊपर ही हम उन चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं और करवा रहे हैं बच्चों को, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जो स्कूल में जो बुक लगाई जा रही होती है हर जगह के ऊपर वो कंपलसरी बुक होती है, स्कूल जो होगा वो कंपलसरी बुक के ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अपने एक मैनेजमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि NCERT की बुक जैसे कि आप जानते हुए कि अब की बार तो NCERT का सिलेबस भी चेंज हो चुका, जो पिछले 10 से 15 सालों तक लगातार चलता हुआ आ रहा था, वो सारी चीज़ें भी अपडेट हो चुकी हैं। नए मेथड के साथ में जो है टीचिंग स्टार्ट होने वाली है, तो टीचर्स को भी साथ में अपडेट होना होता है उस चीज़ को लेकर के कि जो नया सिलेबस होगा उसको किस तरीके से हैंडल करना हो और हमें किस तरीके से उसको मेथड को पढ़ाना, बच्चों के सामने रखना, उन सब चीज़ों को। क्योंकि वो रटा सिलेबस लगातार चलता रहेगा तो वो चीज़ें तो ओल्ड तरीके से जा चुकी हैं। अपडेट अगर हमें नहीं होंगे अपडेट तो फिर हर चीज़ अनअपडेटेड रह जाती है। आज के टाइम पर अगर आप देख पा रहे हो कि लगातार क्या हो रहा है, कुछ पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे को 12th करवाने के बाद इस फील्ड में भेजेंगे, कंप्यूटर सिखाना इस बच्चे को, चाहे इसको डॉक्टरी लाइन में भेजना, किसी लाइन में, पर जैसे ही बच्चा 12th कर पा रहा होता है वो कंडीशन ऐसी स्टार्ट हो जा रही होती है कि जिस चीज़ के लिए वो सोच रहे थे वो अनअपडेटेड हो जाता है। कुछ बच्चों ने भी, उनके पेरेंट्स ने भी सोचा होता है कि बच्चों को आगे चल के बीटेक करवा रहे हैं, CS जो ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच दिला दें, पर आप अभी जस्ट देख पा रहे हो कि CS ब्रांच भी फेल होती जा रही है लगातार, जिस तरीके से AI डेवलपमेंट हो गया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई के अंदर लगातार चेंज आता जा रहा है और इतनी जल्दी जिस प्रकार से अपना फैशन चेंज होता है पहनने का, उसी तरीके से पढ़ाई का भी फैशन चेंज होने लगा है। वो टाइम जा चुका है कि लगातार आज जो पढ़ाई करवाई गई है वो बिल्कुल 10 साल बाद, 20 साल बाद भी, देखो पढ़ाई शिक्षा वही है, बस शिक्षा को प्रोवाइड करने का जो मेथड है ना वो लगातार चेंज हो रहा है। शिक्षा तो वही रहेगी हमेशा, जो संस्कार है वो सब चीज़ें ये तो कभी नहीं बदलती, वो तो वही रहती हैं। कुछ अपडेटेड वर्जन होता है, जैसे साइंस के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो किताबों के अंदर पहले दी गई थी वो अब अपडेट हो चुकी हैं। नई किताबों के अंदर नई जो टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों के बारे में है ना बच्चों को अवगत करवाना होता है, वो सिलेबस भी है। तो जो स्कूल में जो सिलेबस होता है उसको तो साथ में कवर करते ही हम, जैसे कि अपने पास डिजिटल बोर्ड और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो उनके अंदर हम PPTs और ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो भी काम बच्चे का करवाया जाता है वो PDF की फॉर्मेट में फ़ोन पर भी आ जाएगा। अगर किसी बच्चे ने किसी दिन छुट्टी कर दी जाती है तो वो उसका काम जो है, उसका जो होमवर्क होगा उसके फ़ोन के ऊपर आ जाएगा। हालांकि फ़ोन के लिए हम ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि फ़ोन बच्चा देखे, फ़ोन के अंदर से कोई काम करे, होमवर्क करे, क्योंकि यहाँ पर उसका काम करवा दिया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चा किसी दिन छुट्टी पर रहता है तो उसका काम जो है उस दिन नहीं छूट सकता किसी भी हालत में, क्योंकि जो भी हम बोर्ड के ऊपर लिख रहे होंगे वो एज इट इज सारा का सारा फॉर्मेट में, PDF की फॉर्मेट में बच्चों के पास पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भी थोड़ा सा हमें भी मॉडर्न वे में चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो अपडेटेड वर्जन के साथ ही चलता है। अगर हम गांव में रहते हुए अगर उसी तरीके से चलते रहें, उसी ओल्ड जो है तरीके से टीचिंग करवाते रहे और करते रहेंगे तो फिर अपडेटेड वर्जन नहीं आता। हर जगह जो है अपडेट से ही चलती है। कुछ कंपनियां नामी जानी आपने सुना होगा, नोकिया का नाम, नोकिया का एक मोबाइल फोन आता था, वो कंपनी आज मार्केट में दिखाई नहीं दे रही। उसके पीछे रीजन भी यही है कि वो अपडेट नहीं हो पाई। टाइम के साथ में जो व्यक्ति जो भी चीज़ अपडेट नहीं होती है तो वो किसी भी फील्ड में सर्वाइवल नहीं कर सकती, उसका सर्वाइवल बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ के साथ में अपडेट होना जरूरी है। एक टाइम हुआ करता था जब तो ट्यूशन्स और एकेडमीज ये नाम ही नहीं होता था किसी जगह के ऊपर, और आज ये पूरे मार्केट के अंदर हर जगह पर अवेलेबल है। उसके पीछे रीजन भी तो यही है क्योंकि बच्चों के सामने डिस्ट्रैक्शन जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है।
एक टाइम हुआ करता था स्कूल के से आने के बाद में या तो बच्चे आपस में आस पड़ोस में खेलते रहते थे या फिर अपने बड़ों के पास में थे, उनकी बातें सुनते थे, उनसे ही अपने संस्कार और गुण लेते थे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब जैसे हमें लगता है कि अपने बच्चे घर पर हैं, सेफ हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना यहीं से क्रिएट हो जाने लगता है। जैसे कि मोबाइल फोन। अब घर पर जैसे ही बच्चा आ रहा होता तो मोबाइल फोन उठा रहा होता, हमें लगता है कि अपना बच्चा घर पर है, पर अगर देखा जाए तो जो बच्चा घर पर हम जिसको बुक लगवाई रखी है उस बुक को कवर अप करवा रहे होते हैं। अच्छे से अगर अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे तो वो बुक कवर होती है। अपने पास में यहाँ पर ठीक है जी, अपने पास में यहाँ पर क्या है कि 300 प्लस क्लासेज सारा साल में जा चुकी हैं। हर साल हम जिस तरीके से रिकॉर्ड लेते हुए आ रहे हैं तो 300 प्लस क्लासेज हो रही है। और ये काउंटिंग भी किस तरीके से हो रही होती है कि हर संडे को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेस्ट लिया जाता है। मैं केवल इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही आप सभी को सबसे पहले तो इनवाइट किया गया क्या कि एक चीज़ का ध्यान आपको सभी को रखना है बच्चों की परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए। देखिए कई बार क्या होता है, अब ये भी ऐसा ही हुआ है कि अच्छा रिजल्ट आया, अब की बार भी बहुत सारे बच्चों का बेहतरीन रिजल्ट आया है। बहुत सारे पेरेंट्स से भी कांग्रेचुलेशन सर, ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। कुछ पेरेंट्स के अब हो क्या रहा है, जैसे एक ही घर से 2 से 3 बच्चे आ रहे हैं, एक बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन में, एक बच्चा बिल्कुल टॉप कर रहा है। अब वहाँ बच्चे और हम भी सब भी और पेरेंट्स भी दोनों तीनों सस्पेंस में हो जाते हैं कि अब मतलब कहें तो क्या कहें, ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही होती है। देखो पहली बात तो ये है कि हर बच्चा बिल्कुल एक जैसा तो कभी नहीं होता। एक ही घर के अंदर एक ही थाली में एक ही जगह पर हर चीज़ें खाते पीते हैं, उन्हीं माता पिता के बच्चे हैं, सारी चीज़ें सेम होते हुए भी हर जगह टीचर भी सेम, बुक्स भी, बहुत सारी चीज़ें सेम होते हुए बच्चे में डिफरेंस क्रिएट होता है। ये तो देखो नेचर का रूल होता है, इसमें तो हम कुछ ज़्यादा कुछ अलग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपना बच्चा जो है वो अलग अलग अपनी अपनी जो स्किल्स लेकर के पैदा हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पर्टिकुलर उसी स्किल्स के अंदर हम सोचें कि अपना ये बच्चा अगर ये इतने नंबर लेकर के आ गया तो इतने ये दूसरा बच्चा भी उतने ही मार्क्स लेकर के आएगा। ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन ऐसा है कि देखो एक हद तक जितना पॉसिबल हो सकती है हम एक पर्टिकुलर फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके अंदर एनहेंस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे के लिए भी। आप सभी का भी सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होने वाला है वो यही है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट रोल तो पेरेंट्स का अपने आज जगह होता ही है। उसमें ये है कि जैसे हम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, संडे को जो टेस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं बच्चों का, उसके ऊपर आप पूरा का पूरा ध्यान कीजिएगा। पहले भी हम यही बात बोलते हुए आए हैं और अभी भी यही पॉइंट रख रहे हैं, क्योंकि एट लास्ट स्कूल में जब लास्ट में एग्जाम होते हैं उसके बाद आप देख रहे हो कि ये रिजल्ट आया है, तो उससे पहले कि सारा साल आप देखिए कि हर टेस्ट के अंदर बच्चे ने क्या परफॉर्म किया है, कितने मार्क्स उसके आते रहे हैं। हर संडे को टेस्ट होगा, कंपल्सरी टेस्ट कर रखा हमने, तो वो सुबह टेस्ट हो रहा होता है हर बच्चे का, 6 दिन तक लगातार पढ़ाया गया उसका टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं संडे को। उस टेस्ट के ऊपर आप पूरा फोकस करके देखो कि उसके अंदर बच्चा क्या कर रहा है। आपको 6 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कि बच्चा अप में है डाउन में है। हर अगर देखोगे तो एक मंथ के अंदर 4 आने वाले, तो 4 के 4 संडे को यहाँ पर टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट से ही पता चल जाएगा कि बच्चे किस तरह की परफॉर्मेंस करता जा रहा है। वहाँ से आंकलन जो है बेस्ट वे में हो सकता है, क्योंकि कई बार 2 महीने में, 3 महीने में, 6 माह में अगर एग्जाम होते हैं बच्चों के, उन दिनों हो सकता है किसी वजह से कोई बीमार हो गया, कुछ और हो गया, ऐसा ही हुआ है। अभी भी फाइनल एग्जाम में कुछ बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन में चला जाता है,
तो उनके पीछे भी रीज़न यही है कि कुछ बच्चे क्या हो रहे हैं, जैसे त्यौहार आए हैं, जैसे होली का त्यौहार बीच में आया और उस टाइम पर बच्चे 6 दिन पहले ही रंग में डूबे हुए हैं, बाद तक भी रंग में डूबे हुए हैं। ये देख नहीं रहे हैं कि अपना एग्जाम भी चल रहा है। मैं मैसेज भी डाल रहा हूँ टाइम टू टाइम पर कि भी आपका एग्जाम चल रहा है तो आप एग्जाम के लिए छुट्टी मत कीजिएगा। लगातार जब एग्जाम चलते रहते हैं बच्चे उन दिनों में डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा हो जाते हैं और पता नहीं किस तरीके से बना भी इस तरीके का रूल रखा है कि जो फाइनल एग्जाम होते हैं बच्चों के वो मार्च में होते हैं, उस टाइम पर जब सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, हर चीज कुछ अजीब तरीके से हो जाता है। इस वजह से कई बार फाइनल रिजल्ट जो होता है बच्चे का उसमें हमें कुछ अप डाउन देखने को मिल जाना होता है, क्योंकि देखो हर बच्चे एक जैसे नहीं है, कुछ का तो कंसंट्रेशन नहीं बिगड़ता चाहे कैसे भी दिन चलते रहे, सर्दी हो गर्मी हो हर दिन, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना कंसंट्रेशन जो खो देते हैं एक टाइम आने पर, जैसे कि मार्च के महीने में यही प्रॉब्लम ज्यादातर बच्चे देखने को मिलती है उनके अंदर। अभी भी एग्जाम हो रहे थे तो कुछ बच्चे तो बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे थे, पढ़ रहे थे, बट कुछ बच्चे जो हैं कभी छुट्टी कर रहे हैं, कभी अब उनको कुछ काम दे रहे हैं तो उसको इन दिनों में आनाकानी दिखा रहे हैं, जबकि पूरा साल वो बिल्कुल बेस्ट करते हुए आए हैं। इस वजह से कई बार जो है ना रिजल्ट में अप डाउन देखने को मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आप एक दिन के एक टेस्ट का आंकलन करने की बजाय आप पूरा साल हर टेस्ट का आंकलन कीजिए, ताकि आपको और हमें पता चलता रहे कि किस मंथ में और किस सप्ताह में कितना काम हुआ बच्चे का और उसने कितना अचीव किया है, ताकि अगर उसमें उसको प्रॉब्लम हो तो उसको भी हम हैंडल कर सके एक्स्ट्रा टाइम दे करके। हम जितना टाइम जिस टाइम भी प्रोवाइड कर पाएंगे, टाइम ही की लिमिटेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है अपने पास में, अदरवाइज हम टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार है अगर बच्चा तैयार है सामने से तो। क्योंकि वैसे तो 6:30 पर छुट्टी हो जानी है, लेकिन कभी भी किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी तो हम आगे तक का टाइम लगा देते हैं। यहाँ से हम 8, 8:30, 9 बजे तक भी घर पर जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पर भी यहीं पर हम अवेलेबल मिलते हैं जब भी किसी बच्चे को नीड होगी उन सब चीज़ों की। तो महीने लाइनों के साथ एक बार केक कटिंग के साथ शुरुआत करेंगे इस नए सेशन की। एक छोटी सी लड़की आई हुई है तो उसके हाथों से मुझे लगता है ये सेशन की शुरुआत के लिए केक कटिंग करवा ली जाए। एक बार इसको बुलावा दो।